हमने पिछले बार 16वें पॉइंट से लेकर 19वें पॉइंट तक के पॉइंट्स देखे थे, यानी शुक्र धातु के सार्थक हमने लक्षण दिख रहे थे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के अनुसार। उसके अंतर्गत ही हमने देखा था कि शुक्र का स्थान क्या होता है। 17 नंबर का पॉइंट था शुक्र के निकलने के प्रकार क्या होते हैं। उसके बाद 18वें नंबर का पॉइंट था शुक्र प्रवृत्ति के 8 कारण कौन से होते हैं। और उसके बाद 19वां जो पॉइंट है वो था शुक्र धातु की विकृति। उसके अंतर्गत शुक्र धातु वृद्धि के लक्षण हमने देखे थे। उसके बाद उसी के अंतर्गत आता है शुक्र क्षय के लक्षण। तो शुक्र क्षय के बारे में मैंने आपको बताया था कि शुक्र क्षय के जो पेशेंट होते हैं उनकी ज्यादा मात्रा होती है, शुक्र वृद्धि के पेशेंट हमें बहुत कम मिलते हैं। तो शुक्र क्षय के लक्षणों को हमें डिटेल में तीनों संहिताओं के अनुसार देखना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के अनुसार। उसके 11वें नंबर का 20 अष्टांग सूत्र के अनुसार, जिसमें सूत्र स्थान में 11वें अध्याय का 20वां श्लोक है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11/20। इस श्लोक में कहा गया है शुक्रम चिरात प्रसिच्यते शुक्रम शोणितमेव वा तो दो अत्यर्थम वृषणो योर मेंढ्रू धूमायतीत च। इस श्लोक का अर्थ ये होता है कि शुक्र धातु क्षीण होने पर स्त्री सहवास काल में देर से शुक्र का निकल पाना अथवा शुक्र के स्थान में रक्त धातु का निकलना, वृषणों में अत्यंत पीड़ा का होना, लिंग में से धुआं सा निकलना, ये लक्षण होते। तो शुक्र धातु का क्षय है ये। तो शुक्र धातु का क्षय है मतलब ये कम हो रहा है। तो शुक्र धातु जब क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसका जो मुख्य कार्य होता है पुनरुत्पादन। उसके लिए स्त्री सहवास करना आवश्यक होता है। ये स्त्री सहवास काल जब होता है उसके अंतर्गत देर से शुक्र निकल पाता है, क्योंकि उसके शरीर में शुक्र की मात्रा जो होती है वही कम होने के कारण हमें लक्षण वहां पे दिखाई देता है। उसके बाद और लक्षण ये उत्पन्न होते हैं कि शुक्र के साथ साथ रक्त धातु निकलता है। ओके, तो शुक्र के गुण जो है वो शीतलता है, ओके, पिछलत्व है, ये गुण कम हो जाएंगे। उसे कंपैरिजन में जो रक्त धातु होता है उष्ण गुण का होता है। तो शुक्र की जगह उसके गुण कम होने के कारण रक्त वहां पे निकलेगा। उसके बाद कहा गया है ये एक ही कारण नहीं है, अगर किसी प्रकार का आघात होता है तो उसकी वजह से भी ये होता है, लेकिन क्षय में भी हमें रक्त धातु का निकलना ये लक्षण दिख सकता है। वृषणों में अत्यंत पीड़ा का होना, उसके अंतर्गत शुक्र की निर्मिति होती है वृषणों में, उसका मूल स्थान है। अब वहां पे उसका परसेंटेज अगर कम होता है तो उसके अंतर्गत पीड़ा होती है। तो वहां पे प्रक्रिया जो होती है शुक्र निर्मिति की, मैं भी कह सकते हैं कि उसको इजेक्शन किया जाता है। तो मोर इजेक्शन के कारण या फिर उसकी नॉर्मल परसेंटेज जितनी रहनी चाहिए उतनी भी वहां पे प्रेजेंट ना होने के कारण वहां पे पीड़ा की उत्पत्ति होती है। और लास्ट का लक्षण कहा है कि लिंग में से धुआं से निकलना। तो ये थोड़ा सा अलंकारिक है। धुआं से निकलना मतलब कोई धुआं नहीं निकलता है, वहां पे जो पेन होता है, दर्द होता है, तो दाह जो होता है, जलन जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ये वह यहाँ पे बताने का इसका अर्थ होता है धुआं सा निकलने का। इसको और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि शुक्र धातु के द्रवो पिछील गुण का क्षय होने की वजह से शिश्न तक के बहने की और शिश्न से होने वाले शुक्र निष्क्रमण को वक्त लगता है। जैसे मैंने इसके पहले भी बताया कि शुक्र धातु के जो गुण होते हैं, जितने भी गुण हैं, वो स्पेसिफिकली यहाँ पे देखेंगे द्रव
गुण और पिच्छल गुण, इसका क्षय हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, द्रवत्व और पिच्छलत्व शुक्र स्थान से बाहर निकलकर वहन करने के लिए उसको आवश्यक होता है। लिक्विड रहेगा तो जल्दी बहेगा, और पिच्छलत्व होता है वो कहीं भी नहीं चिपकेगा और वो आगे चला जाएगा। तो ये गुण उसके लिए, उसके वहन के लिए आवश्यक होते हैं। जब ये उसके गुण कम हो जाते हैं तो वो जो शिश्न भाग होता है, जो पेनिस होता है, जिससे वो शरीर के बाहर निष्क्रमित होता है, वहां तक नहीं पहुंच पाता। और उसके कारण उसको शरीर से बाहर निष्क्रमित होने के लिए ज्यादा समय लगता है। आगे कहा है कि शुक्र धातु के शीत द्रव गुण का क्षय होने की वजह से शुक्र के साथ रक्त प्रवृत्ति हो सकती है, या फिर आघात की वजह से सरक्त शुक्र का निष्क्रमण हो सकता है। ये भी मैंने अभी इसके पहले बताया था कि शुक्र धातु के शीत गुण का वहां पे कम होता है, जबकि रक्त जो होता है उष्ण गुण का होता है। और द्रवत्व जो होता है, ओके, तो वो कम होने के कारण शुक्र के साथ रक्त प्रवृत्ति हो सकती है। और सिर्फ शुक्र क्षय के कारण ही नहीं, तो वहां पे किसी प्रकार का आघात होने की वजह से भी शुक्र के साथ रक्त की प्रवृत्ति हो सकती है। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। तो हमें बाकी लक्षणों के द्वारा ये देखना पड़ेगा कि शुक्र क्षय हुआ है या किसी प्रकार का आघात हुआ है। आघात की होता है तो कोई ना कोई हिस्ट्री उसकी रहती है, तो इसके वजह से सडन डायग्नोसिस भी हम कर सकते हैं कि आघात की वजह से हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। शुक्र धातु के शीत व द्रव गुण का क्षय होने की वजह से रुशन में व शिश्न प्रदेश में धूम व दाह वेदना यह लक्षण निर्माण होता है। अगेन वही कहा है कि धूम व दाह होता है ना, धूम व दाह होता है यानी बहुत ज्यादा मात्रा में पेन होता है, जलन होती है। तो शुक्र धातु की शीत और द्रव गुण ये कम होता है, और उसके कारण वहां पे उष्मा बढ़ जाएगी, हीट बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से ये जो जलन होती है, ये वेदना जो होती है, जो दाह होता है, इसकी मात्रा ज्यादा होती है। ऐसा इस श्लोक में बतलाया गया है। उसके बाद हम सुश्रुत संहिता के अनुसार इस शुक्र क्षय को समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से शुक्र क्षय होता है। उसका रेफरेंस है सुश्रुत सूत्र स्थान 15/13, सुश्रुत सूत्र स्थान के 15वें अध्याय का 13वां श्लोक, जिसमें श्लोक में कहा गया है कि शुक्र क्षय मेंढ्र रुशन वेदना अशक्ति मैथुन्य चिराद्वा प्रसेके च अल्प रक्त शुक्र दर्शन। इसमें जो लक्षण बतलाए गए हैं वो लगभग जिस प्रकार से अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में लक्षण बतलाए गए हैं उसी के द्वारा के समान है। इसमें कहा गया है कि शुक्र धातु के क्षय में शिश्न और रुषण में वेदना होती है। तो ये हमने देखा, तो उसमें इतना ही कहा था कि रुशन में वेदना होते हैं। यहाँ पे ये बतलाया गया है कि उसके साथ साथ जो शिश्न होता है, जो पेनिस होता है, जिससे शुक्र शरीर के बाहर निकलता है, वहां पे भी वेदनाएं होती है। मैथुन्य कर्म में अशक्तता, तो मैथुन्य कर्म जो होता है उसका जो सामर्थ्य होता है, क्योंकि नॉर्मली जो सामर्थ्य होता है अगर साधता रहेगी तो मैथुन्य कर्म की जो शक्ति रहेगी, जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो ज्यादा रहेगा। और अगर प्राकृत व्यक्ति भी है तो उसका स्पेसिफिक टाइम रहेगा। लेकिन अगर शुक्र धातु का क्षय होता है तो वेदना के साथ साथ उसकी मैथुन्य कर्म करने की जो शक्ति होगी, जो ताकत होगी, वो कम होगी, अशक्तता आएगी उसमें। शुक्र धातु का देर से निकलना, शुक्र धातु निकलने के लिए समय लगेगा। ये बातें हम शारदा में भी देखते हैं, लेकिन वहां पे निकलने की वो कोई पीड़ा नहीं होती। यहाँ पे शुक्र का निष्क्रमण होते हुए पीड़ा होती है, और प्रसेक में थोड़ा सा रक्त या थोड़ा शुक्रान, तो
तो प्रसव का मतलब होता है इजैकुलेशन। जब शुक्र का निष्क्रमण होता है तो उसके साथ रक्त आता है, ये तो हमने देखा ही है। तो थोड़ी मात्रा में शुक्र रहता है, थोड़ी मात्रा में रक्त होता है, ऐसा देखा जा सकता है। जब रक्त और शुक्र ये दोनों एक साथ आते हैं तो इसको स्पेसिफिक टर्म मॉडर्न के अनुसार दी गई है, जिसको कहते हैं हीमोस्पर्मिया। तो हीम का मतलब होता है रक्त और स्पर्म का मतलब होता है स्पर्म का मतलब स्पर्म ही। तो जो जो स्पर्म रक्त के साथ निकलते हैं तो उसको कहते हैं हीमोस्पर्मिया। ये वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता है। उसके बाद हम चरक संहिता के अनुसार वर्णन देखेंगे। तो चरक में वर्णन सूत्र स्थान में ही बतलाया गया है 17/69। चरक सूत्र स्थान के 17वें अध्याय का 69वां श्लोक, जिसमें कहा गया है कि दौर्बल्यम मुखशोषच्च पांडुत्वम सदनम श्रमः क्लैब्यम शुक्र विसर्गच्च क्षीण शुक्रस्य लक्षणम। इसमें कहा गया है कि शुक्र धातु के क्षीण होने पर दुर्बलता आती है। दुर्बलता मैथुन्य कर्म में भी आएगी, और शुक्र 7वां धातु है, इसका क्षय हुआ, इसका मतलब शरीर में सभी धातु की मात्रा भी में भी अशक्त रह सकती है। तो ये दौर्बल्य शारीरिक दौर्बल्य और मानसिक दौर्बल्य की तरफ भी इशारा करता है। उसके बाद मुख का सूखना, ओके, तो मुख सूख जाता है। पांडुता, पांडुता का मतलब होता है शरीर में सफेदपना आ जाना। तो इस प्रकार का हमें दिखाई देता है, सफेदपना उसमें आता है। और पांडु ये व्याधि भी होती है, ओके, पांडु ये व्याधि भी होती है जिसमें शरीर के अंतर्गत रक्त की मात्रा कम होती है। और जब रक्त की मात्रा कम होती है, रक्त में ही किसी प्रकार की विकृति आ गई, तो उसके बाद की धातु निर्मिति में प्रॉब्लम्स आती है। तो पांडु इस व्याधि में भी शुक्र का क्षय हो सकता है, या फिर शुक्र क्षय होने के कारण पांडुत्व यानी सफेद दिखाई देना, निस्तेज दिखाई देना, इस प्रकार का लक्षण हमें दिखाई देता है। उसके बाद शिथिलता, शिथिलता यानी शारीरिक स्तर पे कहेंगे, या फिर जिस वक्त मैथुन्य क्रिया होती है उस वक्त लिंग का ताठरता होना आवश्यक होता है, वो प्रॉपर वे से नहीं हो पाता, शिथिलता में उसमें आता है। उस शिथिलता के बारे में भी यहाँ पे कहा जा सकता है। उसके बाद कहा है थकावट, ओके, तो जो एनर्जी लेवल रहेगी, जो इंथुजियाज्म रहेगा, वो इस पर्सन का कम रहेगा, क्योंकि उसके शरीर के धातु क्षीण हुए हैं, ओके। उसके बाद नपुंसकता, शुक्र धातु क्षय रहेगा, वो प्रॉपर मात्रा में नहीं निकलेगा या फिर कम मात्रा में निकलेगा, उसके वजह से जो कर्म होना चाहिए यानी पुनरुत्पादन वो नहीं हो पाएगा, इसीलिए नपुंसकता ये लक्षण उत्पन्न हो सकता है। लास्ट कहा है कि मैथुन्य के समय शुक्र का न निकलना। तो इसके पहले ये कहा गया था कि रक्त के साथ निकलता है या फिर रक्त निकलता है। अष्टांग और सुश्रुत में इस प्रकार का वर्णन हमें मिला। चरक संहिता के अनुसार बतलाया गया है मैथुन्य के समय शुक्र का निकलता ही नहीं, मतलब परसेंटेज ही कम होता है। ऐसा नहीं कि वो जीरो ही होता है। ये उन्होंने क्षीण शुक्र के लक्षण बताए हैं। शुक्र मैथुन क्रिया के बाद बिल्कुल जब नहीं निकलता है तो उसको एक मॉडर्न में टर्म है जिसको कहते हैं अजोस्पर्मिया, अजोस्पर्मिया, ओके। तो मॉडर्न के अनुसार देखेंगे तो उसमें सीमेन तो निकलता है, लेकिन उस सीमेन में स्पर्म नहीं होते, यानी जो ग्लैंड्स होती है सेमिनल वेसिकल, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉर्पस ग्लैंड, उसके सिक्रीशंस होते हैं, उसकी वजह से मेन हमें दिखाई देता है। लेकिन जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंतर्गत का स्पर्म वहां पे नहीं रहते हैं,
उस प्रकार का अगर सेमेन है तो उसको अजोस्पर्मिया कहते हैं, जो शुक्रक्षय में हमें दिखाई देता है। तो ये तीनों संहिताओं के अनुसार शुक्रक्षय के लक्षण थे। अब हम टीकाओं के अनुसार देखेंगे। तो चक्रपाणी टीका में इसके बारे में क्या बतलाया गया है कि चक्रपाणी टीका में बतलाया गया है क्लेब्यम इति ध्वजानुचार्यम चरक सूत्र स्थान के टीका है चक्रपाणी टीका, और उसका रेफरेंस है 28/18। चक्रपाणी टीका चरक सूत्र स्थान 28वें अध्याय का 18वां श्लोक। इसमें कहा गया है कि शुक्रक्षय में शिश्न दौर्बल्य की वजह से मैथुन समय पर शिश्न इस अवयव का उत्थान नहीं हो पाता। इनका कहना है कि जब शुक्रक्षय होता है तो शिश्न जो होता है, पेनिस जो होता है, उसमें दौर्बल्यता आ जाती है। उसके वजह से जो मैथुन्य समय के वक्त उस अवयव का उत्थान होना चाहिए, उसका इरेक्टाइलनेस होना चाहिए, ये नहीं हो पाता है। और ये क्लेब्यता की यानी नपुंसकता का लक्षण है, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे मॉडर्न में कहते हैं फेलर ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस, फेलर ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस। तो फेलर ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस के बाकी भी रीजन होते हैं, जैसे फियर होता है और डिसफंक्शनिंग ऑफ पेनिस होता है, बाकी भी रीजन हो सकते हैं। लेकिन अगर क्लेब्यता है, नपुंसकता है, शुक्र क्षय हुआ है जहां पे, तो शुक्र के क्षय होने के कारण भी ये लक्षण हमें दिखाई दे सकता है। क्योंकि पेनिस इरेक्शन ये जो फंक्शन होता है वो पेनिस से टेस्टिस के अंदर ही स्थित जो इंटरस्टिशियल सेल होती है उसके द्वारा सिक्रेट होने वाला जो हार्मोन होता है, ओके, तो उसके द्वारा ये फंक्शन किया जाता है। सेकेंडरी फंक्शन सेक्सुअल कैरेक्टर को क्रिएट करना, और जब जरूरत होती है तो पेनिस का इरेक्शन करना। तो अगर वहां पे स्पर्म की काउंटिंग प्रॉपर नहीं है और वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो इंटरस्टिशियल सेल से निर्मित होने वाले हार्मोन टेस्टोस्टेरोन वो भी प्रॉपर तरीके से बन नहीं रहा है, और उसकी वजह से जो होने वाले फंक्शन होते हैं वो नहीं हो रहे। ओके, तो इस प्रकार का इसके बारे में हम महत्व बतला सकते हैं। उसके बाद वृद्धावस्था का शुक्र धातु पे होने वाला परिणाम। वृद्धावस्था का शुक्र धातु के ऊपर क्या परिणाम होता है? तो पुरुषों में 50 से 60 के दरमियान मैथुन्य शक्ति कम होती है, जिसे मॉडर्न साइंस में मेल क्लिमेट्रिक पीरियड कहते हैं। ओके, जो फीमेल क्लिमेट्रिक पीरियड होता है, इसका मतलब जब फीमेल की मेंसेस स्टॉप हो जाती है, ओके, मेनोपॉज हो जाता है, उस समय को फीमेल क्लिमेट्रिक पीरियड कहते हैं। उसी प्रकार से पुरुष में भी 50 से 60 इसके दरमियान जो मैथुन शक्ति जो होती है, जो मध्यम काल में ज्यादा होती है, इस समय में कम होती जाती है। ओके, मतलब पहले जो होती है उसके कंपैरिजन में कम होती है, समाप्त नहीं होती है। ओके, कम होती है, और उसको मेल क्लेमेट्रिक पीरियड कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि वार्धक्य में किया मैथुन्य निषेध। आयुर्वेद ने वार्धक्य में मैथुन्य का निषेध कहा गया है। क्यों कहा गया है? ये श्लोक में बतलाया गया है। श्लोक का रेफरेंस है चरक चिकित्सा स्थान 2 अध्याय का 4था चरण, श्लोक नंबर 42, चरक चिकित्सा 2/4, श्लोक नंबर 42। मैंने आपको बतलाया था पिछले लेक्चर में भी कि चरक चिकित्सा स्थान के जो पहले 2 अध्याय, रसायन अध्याय और वजीकरण अध्याय, उसके 4 चरण हैं, और दूसरा जो उसका अध्याय है वजीकरण अध्याय, उसके 4थे चरण के 42वें नंबर के श्लोक में हमें वार्धक्य में
जो मैथुन्य का निषेध क्यों कहा गया है ये बतलाया है, जिसमें बताया है कि शुष्कम शुक्रम यथा काष्ठम जंतुर जगधम विरजरम स्पृष्टमाशु विशिरियेत तथा रुद्धम स्त्रियो व्रजणम। इसमें कहा गया है कि जिस प्रकार सूखा वृक्ष घुना हुआ तथा विशेष रूप से जर्जर काष्ठ स्पर्श करने मात्र से चूर चूर हो जाता है, उसी प्रकार वृद्ध पुरुष सहवास की कामना से जब स्त्री के पास जाता है तो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। यहाँ पे कुछ अलंकारिक तरीके से बतलाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे ये बतलाया गया है कि जो काष्ठ होता है यानी एक कोई लकड़ी होती है, ओके, अगर वो लकड़ी सूखी हो, वृक्ष हो, ओके, पुरानी हो, जर्जर यानी पुरानी हो, तो उसको अगर हम पकड़ते हैं, ओके, तो उससे कोई कार्य करना तो दूर, उसको पकड़ते ही है तो वो छूने मात्र से ही चूर चूर हो जाती है। उसी प्रकार जब वृद्ध पुरुष जो होता है वो स्त्री सहवास की जब कामना करता है और इस प्रकार की कामना करके वो स्त्री के पास जाता है तब शीघ्र ही नष्ट होता है। इसका मतलब वार्धक्य अवस्था में वात दोष की वृद्धि होती है। वात दोष की वृद्धि होने के कारण उसके शरीर में वृक्षत्व, कार्शत्व, ये सभी प्रकार के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। उसके शरीर में जो धातुओं की निर्मित होती है वो प्रॉपर वे से नहीं होती है, क्योंकि अग्नि माध्य हो जाती है उम्र के साथ साथ, उसकी वजह से आहार की मात्रा कम हो जाती है, निर्मित होने वाले धातु की जो मात्रा होती है वो कम होती है, और तो उत्तर उत्तर धातु की निर्मित भी कम होगी। रसरत्नमांस वेदस्थि म्हणजे शुक्र, इन धातु की निर्मित कम होगी, यानी शुक्र की निर्मित भी कम होगी, ओके। और शुक्र धातु से निर्मित होने वाला जो ओज है वो तो वैदिक क्षमत्व के लिए कार्य करता है। तो अगर शुक्र का क्षय हो जाएगा, मतलब मैथुन्य करने की इच्छा की वजह से शुक्र का क्षय हो जाएगा, तो इजेक्शन जाएगा अपर धातु को बनाने के लिए, जबकि उसके शरीर में धातु निर्मित की प्रक्रिया स्लो डाउन हो चुकी है। और जो वैदिक क्षमत्व होता है, वैदिक क्षमत्व भी निर्मित नहीं हो पाएगा क्योंकि शुक्र का नाश हुआ है। इसलिए जब वार्धक्य अवस्था में कोई वृद्ध मैथुन्य करने की इच्छा करता है तो उसमें इस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं, वो नष्ट हो जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा बतलाया गया है, ओके। तो मतलब मृत्यु हो सकती है, ये बतलाया गया है। उसके बाद हम देखते हैं शुक्र क्षय के लक्षण, हमने देखा, अभी देखते हैं शुक्र क्षय के कारण, एक शुक्र का क्षय क्यों होता है, तो उसका रेफरेंस भी चरक चिकित्सा स्थान दूसरे अध्याय के चौथे चरण के 43वां श्लोक, यानी जो इसके पहले था उसी के बाद के श्लोक में बतलाया गया है। चरक चिकित्सा 2/4 श्लोक नंबर 43। जरया चिंतया शुक्रम व्याधि भी कर्मकर्षणात् क्षयम गच्छत्व नाशनात् स्त्रीणाम च अति निषेवणात्, ये कहा है। इसका मतलब ये होता है कि या इसमें 1/1 शुक्र क्षय के लक्षण बतलाए गए हैं कि वृद्धावस्था में हमने अभी देखा कि शुक्र की निर्मित की जो प्रक्रिया हो, धातु की निर्मित की प्रक्रिया ही कम हो जाती है, तो लास्ट बनने वाला शुक्र धातु भी कम बनेगा, तो वृद्धावस्था में शुक्र का क्षय होता है। उसके बाद कहा है चिंता। चिंता का मतलब होता है टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। तो क्या होता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। उसके कारण मीमांसा भी बड़ी है कि जब चिंता जो होती है, मैंने इसके पहले भी आपको बताया है, चिंता इंसान को चिता की तरह जलाती है, ओके। तो चिंता, इसमें मज्जा धातु संबंधित होता है। तो मज्जा धातु, क्योंकि ब्रेन जो होता है वो भी
मज्जा धातु होता है। तो मज्जा धातु का क्षय होगा, तो मज्जा धातु का क्षय होने के कारण उसके बाद बनने वाला जो धातु है शुक्र धातु, उसकी निर्मित प्रॉपर वे से नहीं हो पाएगी। ओके, एक रीजन। और दूसरी बात ये भी है कि जो मज्जा धरा कला होती है वो पित्त धरा होती है, वहां पे ही होती है। यावत पित्त धरा तावत मज्जा धरा। ओके, तो पित्त धरा कला अगर विकृत होगी तो आहार का पाचन ठीक से नहीं होगा। आहार का पाचन ठीक से नहीं होगा तो आहार रस प्रॉपर वे से क्रिएट नहीं होगा। आहार रस नहीं बनेगा तो उसके बाद बनने वाले जो धातु प्रक्रिया होती है, रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, वो भी प्रॉपर वे से क्रिएट नहीं हो पाएगी। तो शरीर के सभी धातु प्रॉपर वे से क्रिएट नहीं हो पाएंगे। अगर मज्जा विकृत हुई थी, और जो मज्जा विकृत होती है वो चिंता की वजह से होती है। ओके, तो मज्जा चिंता की वजह से मज्जाधरा विकृत होगी, और उसके बाद पित्तधरा विकृत होगी, और इसी प्रकार से धातु की निर्मित जो होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो चिंता की वजह से शुक्र का क्षय होगा। ओके, चिंता ये जो विषय होता है, इसके कारण शुक्र रेचन की प्रक्रिया या फिर मैथुन क्रिया, इसकी भी इच्छा नहीं होती है। तो उसके कारण भी क्या होगा, शुक्र का क्षय हो जाएगा। ओके, तो चिंता उसमें एक शुक्र क्षय का कारण है। उसके बाद अनेक प्रकार की व्याधियां, अनेक प्रकार की व्याधियां, तो व्याधियों के लड़ने के लिए हमें व्याधि क्षमता आवश्यक होती है। ओके, हमें वैदिक क्षमत्व आवश्यक होता है, यानी हमें ओज की मात्रा, हमें ओज ज्यादा मात्रा में चाहिए। ओके, तो ओज के द्वारा इंजेक्शन होगा कि ज्यादा मात्रा में ओज की निर्मित हो, और जब ज्यादा मात्रा में ओज की निर्मित होती है और उसके द्वारा शरीर की व्याधियों से लड़ा जाता है, तो उसकी मांग बढ़ जाती है। तब उसके पहले की धातु जो होती है उसकी मात्रा कम होती जाती है। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे रस से लेकर शुक्र तक सभी धातु की मात्रा कम हो जाएगी, ओज ज्यादा लगेगा, और उसके द्वारा वैदिक क्षमता निर्माण होगी, वैद्यों के विरुद्ध में लड़ेगा। तो जब ज्यादा मात्रा में वैद्य होगी तो अलग अलग प्रकार की वैद्य होगी, तो उसकी वजह से शुक्र की मात्रा कम रहेगी। उसके बाद शक्ति से अधिक कार्य करना, शक्ति से अधिक कार्य करना, तो शुक्र भी एक प्रकार की ताकत होती है। अगर हमने किसी वे की तरफ अगर हम अपनी एनर्जी टर्न आउट कर ली तो क्या होता है, वहां पे शरीर की ये जो भी धातु होते हैं, स्पेसिफिकली मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, ये कम होते हैं। ओके, तो शक्ति से अधिक कार्य करेंगे तो इन सभी धातुओं में भी क्षय उत्पन्न होगा। अधिक उपवास करना, ज्यादा मात्रा में अगर फास्ट किया जाएगा तो आहार रस नहीं मिलेगा, और आहार रस नहीं मिलेगा तो सभी धातुओं का क्षय हो जाएगा, तो शुक्र की निर्मित भी नहीं हो पाएगी, उसका क्षय हो जाएगा। तथा स्त्रियों के साथ अधिक सहवास करना। ओके, तो ज्यादा मात्रा में सहवास होगा तो उसका रेचन जो होगा, निष्क्रमण जो होगा, वो शरीर से ज्यादा मात्रा में होगा, और ज्यादा मात्रा में अगर उसका निष्क्रमण होता गया, ओके, तो ज्यादा मात्रा में उसका निष्क्रमण होने के कारण क्या हो जाएगा, शरीर में शुक्र की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी जो होती है वो कम हो जाएगी। ओके, इन पृथक पृथक कारणों से शुक्र का क्षय होता है। तो ये जितने भी लक्षण यहाँ पे बतलाए गए ये शुक्र क्षय के लक्षण है। लास्ट का जो लक्षण है, स्त्रियों के साथ अधिक सहवास करना, ये लक्षण हमें जो व्याधि है, कौन सी व्याधि है वो, व्याधि का नाम भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें दो प्रकार के स्ट्रैंड होते हैं, एक पॉजिटिव और निगेटिव। तो उसमें सभी प्रकार के धातु एक एक करके कम होते हैं, और नेगेटिव वे में इस प्रकार से हमें देखते हैं कि शुक्र धातु का क्षय होता है, उसके कारण उसके अपर धातु कम होते जाते हैं। ओके, तो राजक्षमा, ओके,
ओके, राजयक्ष्मा व्याधि में हमें ये दिखाई देते हैं कि उसमें दो प्रकार के होते हैं, उसके ऋणात्मक और धनात्मक। तो राजयक्ष्मा के अंतर्गत अगर एक ही धातु कम होते गया तो उस प्रकार का हमें पॉजिटिव मिलता है, और शुक्र का डायरेक्ट क्षय होने के कारण उसके उत्तर उत्तर पहले के धातु कम होते जाते हैं। तो ये लक्षण हमें राजयक्ष्मा इस व्याधि में भी दिखता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मैथुन्य का योग्य वय, एज। मैथुन्य करने की योग्य समय कौन सा होता है? तो ये भी रेफरेंस है चरक चिकित्सा स्थान के दूसरे अध्याय के चौथे चरण की 40वें श्लोक में। चरक चिकित्सा स्थान 2/4 श्लोक नंबर 40। इसमें कहा है कि नर्ते वे षोडशाद वर्षाद सप्तप्त्या परतो नच आयुष्य काम्यो नरा स्त्री भी सहयोग कर्तूर महति। इसमें कहा गया है कि दीर्घायु की कामना करने वाले पुरुष को चाहिए कि वह 16 वर्ष से पहले और 70 वर्ष के बाद स्त्री या स्त्रियों से सहयोग न करे। ओके, तो ये एज लिमिट बताई गई है कि जो संग करना चाहिए पुरुष द्वारा वो 16 वर्ष से ये बड़ी युवती के साथ, और जो 70 वर्ष की कम आयु तक ये समय बतलाया गया है। अगर व्यक्ति दीर्घायुषी चाहता है तो ये थोड़ा लीगल वे से अलग दिखेगा हमें, क्योंकि लीगली जो सेक्स या फिर मैथुन्य के लिए परमिशन की एज जो होती है वो 18 होती है, यहाँ पे 16 बतलाया गया है। तो इस प्रकार का कोई जो रूल था उस वक्त नहीं था, इसीलिए 16 वर्ष कहा गया है। लेकिन ये मेडिकल के अनुसार है, और 70 वर्ष उस वक्त की आयु भी ज्यादा होती है, इसीलिए इतना लंबा ड्यूरेशन कहा गया है। तो ये समय मान अब के जो वेदर है उसके अनुसार कम हो गया है। ओके, लेकिन वो उस काल के अनुसार ये जो ड्यूरेशन उन्होंने बताया है। अब ये मैथुन्य का वय संग करने के लिए था, जबकि पुरुष का संग करने का वय जो बतलाया गया है ये 25 ईयर से अबो कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि 25 ईयर तक धातुओं की निर्मित प्रॉपर होती है। हमने रचना में पढ़ा होगा कि जो विवाह का योग्य समय बतलाया गया है, स्त्री का बतलाया गया है 16 साल और पुरुष का बतलाया है 25 साल। तो क्या होता है, 25 साल के बाद धातुओं की निर्मित प्रॉपर होती है, तो वो मैथुन्य का मेल का योग्य काल है 25 के बाद। अब इस अध्याय का सबसे लास्ट पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 20, शुक्र वृद्धिकर द्रव्य। शुक्र वृद्धिकर द्रव्य कौन से होते? तो केदार कुल्य न्याय से अगर हम देखेंगे तो उत्तर उत्तर धातु की निर्मित होगी, जब तक कि खले कपोत न्याय के अनुसार डायरेक्ट अगर इस प्रकार के आहार लेंगे तो उसकी वजह से शुक्र की सद्य वृद्धि होगी। इसमें आता है दूध, उड़द की दाल, केसर, जायफल जो मसालों में यूज किया जाता है, मांसरस, अश्वगंधा, कवच बीज, शतावरी। अश्वगंधा के बारे में एक बात बताना चाहूंगा, ये जो मेडिसिन होती है ये शुक्र की वृद्धि तो करती है लेकिन शुक्र का रेचन भी सद्य करती है। तो अश्वगंधा की वजह से शुक्र शरीर में संगठित नहीं रह पाता, उसका रेचन भी जल्दी होता है। ओके, तो ये उसका एक ड्रॉबैक भी है। तो ये थे शुक्र वृद्धि कर द्रव्य। अब ये अध्याय तो समाप्त हो गया है। कुछ दो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे अप्लाइड वे से बतलाए गए हैं कि सर्व शरीर व्यापी शुक्रधरा जो कला होती है उससे रिलेटेड ये अप्लाइड पॉइंट्स है, जिसमें सबसे पहला कारण हम इसके पहले जब शुक्रधरा कला हमने देखी उस वक्त देखा था, जिसमें कहा गया था कि जिस प्रकार से रुशन में अवस्थित शुक्र धातु की वजह से नए गर्भ की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार सर्व शरीर में उपस्थित शुक्रधरा कला की वजह से शरीर की वृद्धि व शरीर के क्षरण को भरा जा सकता है। तो
मैंने कहा था कि जो शरीर में भी वृद्धि होती है, एक सेल से दूसरी सेल बनती है, तो उसके लिए जो जो हमें पुनरुत्पादक तत्व चाहिए, वो शरीर में भी अवस्थित रहेगा, तभी एक सेल से दूसरी सेल बनेगी। ओके, वहां पे वो चीज हमने डिटेल में देखी थी। तो वो जो शरीर में प्रक्रिया होती है, एक सेल से दूसरी सेल बनना, शरीर की जो वृद्धि होती है वो होनी चाहिए, इसीलिए शुक्रधरा कला हमारे पूरे शरीर में स्थित होती है। ये पहला कारण। दूसरा कारण हमने नहीं देखा था। दूसरा कारण यहाँ पे ये भी बतलाया गया है कि जिस व्याधि से में जख्म नहीं भरते, वह जल्दी भरते नहीं, जख्म भरते ही नहीं है, जल्दी नहीं भरते, उस वजह से वह अवयव बेकार हो जाता है। ओके, तो वो काम का नहीं रहेगा वो अवयव। ऐसे जख्म भरने के लिए विशेषकर अश्वगंधा या शुक्रवर्धक वाजीकरण वनस्पति या द्रव्य का उपयोग किया जाता है। ओके, तो ये जेनेसिस की जो प्रक्रिया है जो हमने देखी थी, उसी प्रकार की जेनेसिस की प्रक्रिया का अप्लाइड यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि किस प्रकार से ये शुक्र निर्मित करने वाली एक घटक पूरे शरीर में स्थित रहते हैं। ओके, अगर किसी प्रकार का जख्म हमारा भरता नहीं है या फिर जल्दी भरता नहीं है, और तो उसकी वजह से वो ऑर्गन जो होगा वो डैमेज हो जाएगा, बेकाम का हो जाएगा। वो भरने के लिए अगर हमने इस प्रकार के शुक्रवर्धक आहार की उसके ऊपर चिकित्सा के रूप में अप्लाई किया, ओके, तो ये वनस्पति का आहार से लिया गया है, फिर वहां पे कुछ लिप किया गया अकॉर्डिंग टू डिजीज कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, उस अवयव की योग्य तरीके से वृद्धि होगी। ओके, जख्म अगर रहता नहीं तो वो भर के निकलेगा। ये अप्लाइड पॉइंट्स है जो हमें प्रैक्टिस में काम आते हैं। अगर कोई जख्म नहीं भर रहा होगा तो इस प्रकार की मेडिसिन से भी वो भर सकते हैं। वाजीकरण द्रव्यों का क्या फायदा अगर जख्म नहीं भरता है, तो ऐसा नहीं। इस प्रकार की अगर आप की सोच होगी कि शुक्रधारा कला पूरे शरीर में होती है और वो शरीर की वृद्धि करती है, तो अगर ये पॉइंट आपको पता होगा तो उस प्रकार की मेडिसिन आप वहां पे यूज कर सकते हो। अब देखेंगे शुक्र धातु समाप्त हो गया है, सातों धातु समाप्त हो गए हैं। अब हम शुक्र धातु के अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट श्लोक है उनको देख लेते हैं और समाप्त करते हैं लेक्चर को। शुक्र धातु के अंतर्गत सबसे पहला इम्पोर्टेंट श्लोक उसकी व्युत्पत्ति का है, जिसमें रसाद रक्तम तो मासाद मेद प्रजायते मेदो अस्ति ततो मज्जा मज्जद्न शुक्रम तो जायते। शुश्रु सूत्र स्थान 14/10। उसके बाद शुक्र वह स्रोतस की मूल स्थान चरक विमान स्थान 5/8। शुक्रवानाम स्रोतसाम लोशनोमूलम शेफच्च। उसके उपरांत शुक्र धातु की पांचभौतिक संगठन भानुमती टीका शुश्रु सूत्र स्थान 15/5। शुक्रम च अप्पम। शुक्र धातु के कफ दोष के साथ आश्रय संबंध अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 11/26। तत्रास्त स्थितो वायु पित्तम तो स्वेद रक्त श्लेष्मा शिशिशु तेन ईशाम आश्रय नाम मिथ। उसके अंतर्गत उसके बाद में शुक्र धातु के गुण व स्वरूप के चरक सुश्रुत और वाग्भट तीनों के अनुसार श्लोक बतलाए गए हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे फेमस है वो है शुश्रु शारी स्थान 2/13। स्फटिकाभ्यम द्रवन स्निग्धम मधुरम मधुरगंधिचिति शुक्रमिच्चितु कैचितु तेल शोधरे निभम तथा। उसके बाद उसके कार्य का श्लोक अष्टांग हृदय सूत्र स्थान जो सभी धातु में आया 11/4। प्रेरणम जीवनम लेपो स्नेहो धारण पुण्य गर्भादिच्च धातुनाम श्रेष्ठ कर्म क्रमा स्मृत। उसके उपरांत शुक्र सारता के लक्षण का जो श्लोक बतलाया गया है सौम्य सौम्य परीक्षिणी शीर पूर्ण लोचन इव प्रहर्ष बहुला स्निग्ध वृत्त सार संहत शीर शिखर दशना प्रसन्न स्निग्ध वर्ण स्वर राजिष्णु महास्पिकच शुक्र सारते से प्रिय उपभोग बलवंत सुख ईश्वरम आरोग्य वित्त सम्मान अपत्य भाजिच भवंती। ये चरक के अनुसार शुश्रु सूत्र स्थान 35/8। स्निग्धम सहत श्वेत अस्ति दंत नख बहुल काम प्रजन शुक्रन। ये दोनों श्लोक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाइवा के साथ साथ प्रैक्टिकल में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर सारता का परीक्षण होता है। उसके बाद शुक्र धातु विकृति का श्लोक अष्टांग हृदय सूत्र स्थान
उसके अंतर्गत वृद्धि का श्लोक है। अष्टांग सूत्र स्थान 11/20 अतिस्त्री कामताम वृद्धम शुक्रम शुक्राशमरी अपि। और उसके बाद आज जो हमने श्लोक देखे वो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के अनुसार देखा, उसके बाद शुश्र सूत्र स्थान के अनुसार और चरक सूत्र स्थान के अनुसार हमने उसके क्षय के श्लोक देखे। उसमें तीनों में से कोई श्लोक कर सकते हैं, लेकिन जो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का श्लोक है वो मैक्सिमम किया जाता है क्योंकि याद करने के लिए भी इजी है। शुक्रम चिरात प्रसिच्यते शुक्रम शोनितमेव तो दो अत्यर्थ वृष्णयो मेंढ्रुम धूमायती च। ओके, तो ये इतने जो श्लोक है, ये श्लोक शुक्र धातु के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे शुक्र धातु समाप्त हो चुका है, सप्त धातु समाप्त हो चुकी है। अगले लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को स्टार्ट करेंगे। ओज जो पॉइंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ओज की बारे में जो इंफॉर्मेशन है बहुत कम दी जाती है प्रैक्टिकल व्यू के दृष्टिकोण से, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस में उतरते हैं तो ओज ये पॉइंट समझना आपको बहुत जरूरी है। और अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो भी ओज के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम नेक्स्ट सीखेंगे, तो उसे मिस मत करना। तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू।